नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए सुनते हैं मृदुला बिहारी जी की लिखी कहानी गुनहगारों के बीच। तब लगा था कि शायद कुछ वर्षों में सब कुछ सहज हो जाएगा, एकदम सामान्य। पर कहाँ हो पाया। 12 वर्ष बीत गए। एक अटका हुआ दर्द लगातार रिसता रहा। भीतर का खालीपन धीरे धीरे इतना व्यापक होता जा रहा है, जिसमें सभी भावनाओं का अनुभव खत्म होता जा रहा है। लगता है काल की अथाह खामोश गंभीर लहरों में निराधार बह रही हूँ, और अब मेरी आयु के शेष दिन भी इसी तरह गुजर जाएंगे। वे लोग कितने खुशनसीब होते हैं जो खुलकर हंस लेते हैं, अपनी बात कह लेते हैं। मुझे तो खिलखिलाकर हंसे एक युग बीत गया। मुझे अच्छी तरह याद है पिछली बार कब खिलखिलाई थी। ऊपर छत पर दीदी और हम बैठे थे। हर श्रृंगार के फूल झर-झर कर गिर रहे थे। हवा जैसे स्वप्न भरा गीत उड़ाकर ले आई हो। अविनाश भाई का घर पर आने का मन था, तो बहाना बना लिया कि आभा तुम्हारे लिए शेक्सपियर के नोट्स ले आया हूँ। विभूदी का चेहरा अविनाश भाई के नाम से ऐसा उद्वासित हो उठता जैसे कोई फूल खिल गया हो। वहाँ विभूदी बाद में कैसी शापग्रस्त राजकुमारी सी लगती थी। तब मैं कितनी लापरवाह थी। विभूदी ही इसका कारण थी। मेरे कपड़े ठीक करना, मेज पर फैली किताब कॉपियों को समेटना, माँ की मदद करना, सब कुछ तो वही करती थी। रतन भैया तो हमेशा कहते थे, माँ विभा आभा नाम तो तुमने बहुत मिलाकर रखे हैं, जरा गुड़ भी तो मिला लेती। अविनाश भाई रतन भैया के मित्र थे। रतन भैया इंजीनियरिंग पढ़ने सिंदरी चले गए, पर अविनाश भाई आते जाते रहे। दीदी उनसे बहुत कम बोलती थी, पर इस घर में बार बार आने और कुछ भी कहते अविलंब पूरा करने के पीछे क्या राज था, यह हम दोनों बहनों से छुपा नहीं था। ऊंचे गौरवर्ण के सुदर्शन अविनाश भाई की मैं बहुत मुँह लगी थी। वे पढ़ने में बहुत तेज थे। बीएससी में पूरे विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम आए थे। उन लोगों का जीवन स्तर भी हमारे जैसा था, संपन्न, प्रतिष्ठित। अविनाश भाई का उज्जवल भविष्य उनके उन्नत ललाट पर झलकता था, पर वे दूसरी जाति के थे। विभूदी को पाने के लिए अविनाश भाई इतनी बड़ी खाई कैसे लाखेंगे, इसी बिंदु पर हम दोनों आशंकित हो जाती। तब हम दोनों बहनों का सुख दुख एक था। दीदी अगर सपने में अपने आप को अविनाश भाई की बाहों में पाती होंगी, तो मेरे सपने में भी अविनाश भाई जीजा के रूप में गुदगुदा जाते थे। सोचा करती थी, कितनी शान से सहेलियों से कहूंगी, देखो मेरे जीजा जी को, मेरी विभूदी कितनी किस्मत वाली हैं। मेरे माता पिता प्रगतिशील विचारों के हैं, उन्हें जात पात में विश्वास नहीं है। पर सभी सपने सच नहीं होते, सत्य कल्पना से कोसों दूर होता है। जीवन पथ पर सब फूल ही नहीं बिछे मिलते हैं। अपने कठोर मितभाषी पिता के स्वभाव से हम परिचित थे। अपनी ऊंची शिक्षा पद प्रतिष्ठा के बाद भी वे घर में पिता कम और अधिनायक ज्यादा थे। माँ के लिए पिताजी परमेश्वर थे। उनसे विपरीत दिशा में वे सोच भी नहीं सकती थीं। विभूदी अविनाश भाई के सामने बहुत कम बोलती थीं, पर उनके अंदर का बेइंतहा प्यार उनके लुभावने चेहरे से टपक पड़ता। अविनाश भाई उसी रस में भीग जाते। जब जुबान नहीं खुलती है, तब आंखें बहुत वाचाल हो जाती हैं, और विभूदी की भावुक कंटीली आंखें तो जैसे पूरा प्रेम पत्र ही लिख जाती। एक दिन विभूदी की कॉपी में लिखा चोरी से पढ़ लिया था। युवती कन्या सम्मुख बैठे हुए अपने प्रिय की ओर नहीं देखती। यदि उसे देखते हुए देख लेती है तो स्वयं शर्मा जाती है। पर अब सब समाप्त हो गया। उसकी अंतिम दिनों की खामोश सुबकियों से मन आज भी काँप काँप उठता है। मैं सोम को कभी प्यार नहीं कर पाई। हम कभी प्रेम पाश में नहीं बंध पाए। हमारे बच्चे मेरी नारी और उनके पुरुष के साहचर्य का परिणाम थे। तभी सोम की आहट हुई। आदत के अनुसार वे अपनी सभी चीज़ों को जगह पर रखकर टाई की गांठ ढीली करके मेरे सामने बैठ गए। चाय आई तो हम पीने लगे। सोम कहने लगे, कल मैंने अपने एक मित्र को खाने पर बुलाया है, तुम्हें मिलकर खुशी होगी, बहुत खुले दिल वाला है। यह सोम की पुरानी आदत थी। पहली मुलाकात में उन्हें जो भा गया उसे खाने पर जरूर बुलाएंगे। रात मेहमानों का खाना बनाकर मेज ठीक कर बैठी ही थी कि बाहर कार की आवाज़ आई।
बाहर निकले दो मित्रों के अभिवादन की ये गूंज बैठक तक फैल गई। कमरे में पहले मित्र की पत्नी आई। सुंदर है, यही भाव उभरा मन में। तभी सोम ने अपने मित्र के साथ प्रवेश किया। मेरे पांव क्षण भर के लिए थरथरा गए। अभिवादन को उठे हाथ शून्य में ठहर गए और शब्द जैसे विलीन हो गए। अविनाश भाई कितने बदले बदले लग रहे थे। बदन भर गया था। कनपटी पर दो चार चांदी के बाल उनके व्यक्तित्व को कुछ ज्यादा ही गरिमा दे रहे थे। उनकी आंखों में छोटी बहन का स्नेह उमड़ पड़ा। अरे आभा तुम। उनकी वही ठोस कड़क मर्दानी आवाज जो कभी हम दोनों बहनों की अति प्रिय थी, अंदर तक हिला गई। वर्षों बाद लगा जो घटित हो रहा है उसे मैं अनुभव कर रही हूँ। कहने लगे, यह तो मुझे मालूम ही नहीं था कि तुम मिसेस ठाकुर हो। अरे भाई ठाकुर साहब, आपकी बीवी को तो मैं आपसे भी पहले से जानता हूँ। इसे एकदम छोटी बहन की तरह मानता हूँ। मेरी आंखों की चमक उनकी बातों की स्वीकृति थी। बहुत सी औपचारिक बातें हुई। बेजान पत्थर पर अनुभूति का संचार होने लगा, किंतु सब कुछ क्षणिक था। धीरे धीरे मेरी खुशी गहरे अवसाद में बदलने लगी। अविनाश भाई नकली लगने लगे। उनकी हंसी नकली थी। उसमें वह पहले वाली गर्माहट नहीं थी। वहाँ केवल एक सर्द अंधेरा था। रात को लगा मुझे कुछ दबोच रहा है। कहीं कुछ नहीं था। सोम पास ही बिल्कुल सटकर सो रहे थे। मैंने सोने की बहुत कोशिश की, पर नींद थी कि नहीं आई। थककर पूरी तरह आंखें खोल दी। खिड़की के बाहर नीम की फुनगियों से सपाट सोनी लंबी सड़क तक जहां भी दृष्टि जाती एक खामोशी भरी थी। केवल विभूदी का अस्पष्ट फुसफुसाता स्वर कानों में बज रहा था। विभूदी 20 वर्ष की हो गई थी। तभी किसी ने सोमेश्वर ठाकुर जैसे योग्यवर का पता पिताजी को दे दिया। ऐसे ही पटना जाकर पिताजी सब पता लगा लाए। बहुत खुश होकर लौटे थे। हम लोगों को सुनाते हुए माँ से बोले, रतन की माँ, ऐसा सुंदर वर परिछने निकलोगी तो गर्व से सिर ऊंचा हो जाएगा। हम दोनों बहनों के तो होश ही उड़ गए। मैंने अविनाश भाई से बात की। अविनाश भाई जरा जल्दी शादी की बात कीजिए। दीदी के लिए वर ढूंढने की तैयारी हो रही है। पर अविनाश भाई की कहाँ इतनी हिम्मत थी कि पिताजी का सामना करते। बहुत राय मशवरे के बाद यह तय हुआ कि इस काम के लिए अविनाश भाई के बड़े भाई अवधेश भाई को भेजा जाए। सुहृदय सुशील अवधेश भैया इसके लिए राजी हो गए। हमारे घर जब अवधेश भैया आए तो मैंने ही दरवाज़ा खोला था। कितने घबराए से लग रहे थे, जैसे छोटे भाई के लिए नहीं अपने लिए रिश्ता मांगने आए हों। मैं भागकर उनके लिए पानी लाई, पंखे का स्विच ऑन किया और इधर उधर की बातें करके उन्हें किसी तरह सहज किया। विभूदी तो जैसे कलेजा हाथ में थाम कर बैठी थी। उनके दिल की धक धक मुझे साफ सुनाई दे रही थी। अवधेश भाई ने पिताजी से धीमे स्वर से बात शुरू की। अचानक पिताजी का विस्फोटक स्वर सुनाई दिया। मालूम नहीं कि बात का आरंभ कैसे हुआ। पिताजी का क्रोध से कांपता हुआ सर पूरे मकान को हिला रहा था। ये सब क्या बदतमीजी है? ये सब अविनाश की बदचलनी है। यह लड़का ऐसा निकलेगा, पहले से जानता तो कभी घर में घुसने न देता। अवधेश भाई का चेहरा अपमान और क्रोध से लाल हो गया था। उनकी आवाज जैसे गले में फंस गई थी। पिताजी गरज रहे थे, कृपा करके आप अभी लौट जाइए और अपने भाई से कह दीजिए कि इस घर में आने की जरूरत न करें। छी छी, किसी का ऐसा अपमान करते हैं। पिताजी पर मुझे कितना गुस्सा आया था। अवधेश भाई कितने मासूम लग रहे थे, इस बात को समझाकर भी तो कहा जा सकता था। इतना आग बबूला होने की क्या जरूरत थी। अवधेश भाई के जाने के बाद माँ को भी खूब डांट पड़ी। बेटियों को ठीक से नहीं देखती, कुछ खबर नहीं रखती। उस रात कोई नहीं सो पाया। सारी रात मुझे काली बिल्ली सी भयावह लगती रही। सुबह देखा तो विभूदी का खिले कुमुदनी सा चेहरा अवसन्न हो गया था, जैसे उन्हें पाला मार गया हो। वे तो पहले ही कम बोलती थीं, अब जैसे किसी ने जबान छीन ली थी। आंखों में उजड़ा उजड़ा खोयापन झांकता था। लगता था कि वे लंबे अरसे से बीमार हैं। मन करता कि चिट्ठी लिखकर रतन भैया को ही बुला लें। पर इस वक्त उनकी वार्षिक परीक्षा सामने थी। फिर पिताजी के सामने उनकी भी क्या चलती। पिताजी अब दीदी की शादी के लिए व्यग्र हो उठे थे। जल्दी से जल्दी दीदी के हाथ पीले कर देना चाहते थे। 14-15 वर्ष बीतने के बाद वह रात आज भी याद है। उस दिन विभूदी तथा दिनों की अपेक्षा स्वस्थ और शांत लग रही थी।
मैं मन ही मन खुश हो रही थी कि धीरे धीरे विभूति अपना दुख भूल रही हैं। सोने के पहले वे कहने लगी, जरूरी नहीं कि सब कुछ यहीं पा लिया जाए। प्रकृति अपनी अबाध गति से अपना कार्य करती रहती है, उसे रोकना पागलपन है। उनकी बड़ी बड़ी उदास निष्प्रिय आंखें बहुत बेचैन दिखती थीं, पर वे हंस रही थीं जैसे उन्हें आत्मज्ञान हो गया हो। फिर भी मैं कुछ नहीं समझ पाई। हाँ हूँ करती करती सो गई। मैं सदा से गहरी नींद सोती थी। सुबह सवेरे नींद खुली तो देखा कि दीदी तकिए में मुंह घुसाए सो रही हैं। चादर इस तरह से मटाई थी जैसे कोई असहाय पीड़ा में मछली की तरह छटपटाया हो। तकिया उठाया तो दीदी उल्टियों के बीच निर्जीव पड़ी थी। मेरे मुंह से चीख निकल गई। उसके बाद क्या हुआ नहीं मालूम। विभूति के पलंग के नीचे मच्छर मारने की दवा का खाली डब्बा पड़ा था। अंत्येष्टि के बाद मैं फूट फूट कर रो पड़ी। एक अपराध बोध से मन भराया। विभूति अपनी मौत नहीं मरी, उनकी हत्या की गई थी। सभी का इस हत्या में बराबर हिस्सा था। बाद में सोमेश्वर ठाकुर से मेरा रिश्ता तय कर दिया गया। बात तो पहले ही बहुत आगे बढ़ चुकी थी, बस लड़की भर देखना शेष था। वहां बताया गया कि मेरी बड़ी बहन जन्म से रुग्ण और कृशकाय थी। वह लंबी बीमारी के बाद अचानक मर गई। मुझे देखने सोम की माँ और बहनें आई थीं। वे बहनें मुझे खींचकर अंदर ले गईं। कहने लगी, हमारे सोमेश्वर भैया बहुत शांत स्वभाव के हैं, पर जानती हैं क्या कह रहे थे? कहते थे लड़की सुंदर होगी तभी यहाँ कहना। बताइए भाभी, आपकी सिफारिश करने का क्या मिलेगा? पर उनकी इस छेड़छाड़ ने भी मन में किसी तरह की उमंग नहीं पैदा की। बाहर सोम की माँ को कहते सुना, जो चला गया उसके लिए क्या अफसोस, फिर जन्म से जो बीमार हो उसे तो जिंदगी ढूंढनी ही पड़ती है। उसका भी इसी में भला है कि उसे जल्दी उठा ले भगवान। घर में भाग दौड़ हो रही थी, इंतजाम हो रहा था, पर मन ऐसा निर्विकार था जैसे किसी से कोई सरोकार ही न हो। इतने हंगामे के बाद भी विभूति के बिना घर एक भयानक सन्नाटे में डूबा लगता। दीदी के लिए खरीदी गई साड़ियाँ, जेवर सब मेरी झोली में डाल दिए गए। बासी मुरझाए रंगहीन तब से झेल रही हूँ इस अकथनीय पीड़ा को। सोम के प्रेम में मैं कभी इतनी विभोर न हो सकी कि सारा सत्य उगल दूं। आजकल अविनाश भाई बराबर आते हैं। एक दिन अकेले पाकर कहने लगे, तुम में अब विभा की आंखें झलकती हैं। विभूति का नाम सुनते ही आंखें छलछला आईं। अविनाश भाई को भी पूरी बात मालूम नहीं है। वे तो बस यही जानते होंगे कि दीदी अचानक मर गई। पर मैं हर क्षण हर पल अतीत के साथ चल रही हूँ, और जब भी सोम और अविनाश भाई को साथ देखती हूँ तो लगता है ये भी गुनहगार हैं, विभूति की हत्या के दोषी हैं। इन गुनहगारों के बीच लगता है मैं डरावनी घाटी के नीचे उतर रही हूँ। चीखना चाहती हूँ पर गला रुध जाता है। अभी आप सुन रहे थे मृदुला बिहारी जी की लिखी कहानी गुनहगारों के बीच। उम्मीद करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।